हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर लॉ के लेटेस्ट अपडेट्स और लॉज की इन डेप्थ नॉलेज शेयर करता हूँ। जो पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं एक एक वर्ड के साथ एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करता हूँ। और जो आज मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूँगा उसमें मैं डील करूँगा सीआरपीसी के सेक्शन 31 से। सीआरपीसी का सेक्शन 31 जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवोकेसी के लिए कोई भी आप लॉ जहाँ पर यूज़ करते हैं, सीआरपीसी का सेक्शन 31 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन निकलता है। क्योंकि ये जो सेक्शन है ये हमारी जो एक हेडिंग है वो क्लियर करती है कि सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। ऑफेंसेस सेवरल होंगे लेकिन ट्रायल एक होगा, उसके लिए हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 31 डील करता है। देखिए, एक बेसिक सेइंग है, नॉर्मली ये बात कही जाती है कि अगर कोई ऑफेंस होता है वो एक सेपरेट ट्रायल बनाएगा। लेकिन अगर एक कोई ऑफेंस, कोई 3-4 ऑफेंस कोई एक ट्रांजैक्शन के अंदर हुए हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन के ऑफेंस एक ही ट्रायल के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके लिए वो जो हमारी सेइंग है कि हमारे जो मल्टीपल ऑफेंसेस है इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन विल बी ट्राइड इन अ सिंगल केस, उसको डील करता है हमारा सेक्शन 31। एक बार इसकी बेरेट की रीडिंग लेंगे फर्स्ट पैरा की। ये बोलता है, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 or more offenses, the court may, subject to the provision of section 71 of Indian Penal Code, sentence him for such offenses। यहाँ पर जो एक बात कह दी इन्होंने कि कोई पर्सन का एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई ऑफेंस होते हैं तो उसके लिए उसे एक ही ट्रायल के अंदर कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी। एक बार सेक्शन 71 पे जाते हैं। सेक्शन 71 खोल लीजिएगा गाइस बेरेट के अंदर, उसे हम रीड करेंगे। उसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये रेड विद 71 करना है। देखिए, जो 71 सेक्शन है आईपीसी का, उसकी हेडिंग है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। जो ये 71 बात करता है ये उसी से रिलेटेड है 31 से। कैसे, ये बताता हूँ आपको। 71 के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो 71 का डील करता है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसे जितने उसने ऑफेंस करे हैं उसके लिए उसे ट्रायल कर दो। बेरेट की रीडिंग लेंगे अब। ये बोलता है, वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ इन an offense, itself is an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offense unless it be so expressly provided। देखिए, यहाँ पर तो ये कह दिया कि उसे एक में ट्रायल करेंगे और उसके बाद एक लास्ट में लाइन जोड़ दी कि shall not be punished with the punishment of more than one of such, shall not be punished of more than one of such। इसका मतलब क्या है, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसका एक नोट बना लीजिएगा। इस बात का जो मतलब है वो ये निकलता है कि अगर कोई पर्सन कोई एक ऑफेंस करता है और वो ऑफेंस करता है और उसे रेपिटेशन में करता है सेम पर्सन के ऊपर, तो उसको एक ही माना जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन पर नाइफ से अटैक करता है, किसी को चाकू मारता है, तो वो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को चाकू मारता है वो चाहे एक बार मारे चाहे 5 बार मारे, ऑफेंस क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट का। अगर मर्डर डेथ हो गई है तो मर्डर का हो जाएगा। लेकिन उसने 5 बार मारा तो वो क्या हुआ, एक ही बार चाकू मारने का उसे लगेगा, क्योंकि उसने चाकू ही मारा है। तो आई होप कि आपको ये जो 70 का फर्स्ट पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये बोलता है, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉल्स विद इन 2 or more सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड। ये जो सेकंड पॉइंट है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको हर्ट की बात बताई, ग्रीवियस हर्ट की, जो मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दिया चाकू वाला। अगर यहाँ पर जैसे कि इसी को, अगर उसी एग्जांपल को मैं लेके चलूँ तो वो आपको बहुत ही क्लियर कर देगा इस सेकंड पॉइंट को, कि जो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन है वो कहाँ से निकली है, हर्ट से।
हर्ट के जो डेफिनेशन के ग्राउंड्स हैं और ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन के जो ग्राउंड्स हैं, मीन्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वर्डिंग है, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन ग्रीवियस हर्ट में क्या है कि डिफाइंड है कि ग्रीवियस हर्ट कहाँ मारने से होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एक ऑफेंस हुआ है उसकी सुपीरियर डेफिनेशन है। सुपीरियर कौन सी है? हर्ट की ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट अगर किसी ने किया है तो उसे हर्ट के लिए पनिशमेंट नहीं करेंगे आप, उसे ग्रीवियस हर्ट के लिए ही करेंगे। जैसे उसने चाकू मारा, वो हर्ट तो किया, लेकिन हर्ट कौन सा किया? ग्रीवियस हर्ट कर दिया। तो हर्ट भी किया है, ग्रीवियस हर्ट भी किया है, लेकिन हुआ क्या है? ग्रीवियस हर्ट हुआ है, जो कि ग्रीवियस हर्ट की एक सुपीरियर डेफिनेशन है, एक उसकी बड़ी डेफिनेशन है। तो वहाँ पे उसे उस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर दिया जाएगा, जो कि ग्रीवियस हर्ट की होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड पॉइंट है, ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा गाइज। इसको अगर आपको नहीं समझ आए तो रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट बनता है जब आपके चार्जेस लगते हैं केसेस में। जब चार्ज लगते हैं, ट्रायल चलता है, तो वहाँ पर ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जज बने, चाहे आप एडवोकेट बने, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं, ये आपको समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगेगा कि चार्जेस जब लगते हैं कि कहाँ से चार्जेस हट जाते हैं और कौन कौन से चार्जेस जुड़ जाते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो पॉइंट्स हैं, इतनी बारीकी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक एक वर्ड की, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं। आप प्लीज़ इसके नोट्स बना लें और इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको जो ये पॉइंट्स है सारे के सारे क्लियर हो जाए। अब हम मूव करते हैं 71 सेक्शन आईपीसी के थर्ड पॉइंट पर। ये हमारा डील करता है वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉल विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस। ये मैं सेकंड रिपीट कर दिया। थर्ड वन, वेयर सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्व्स constitute an offense constitute when combined are different offenses। फिर उसके बाद की लाइन क्या बोलती है? The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tried him could award for any one of such offense। ये जो थर्ड पॉइंट आया where several acts वाला, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई पर्सन एक एक्ट करता है तो उसे उस एक्ट के लिए लायबल कर दिया गया। लेकिन जो सेक्शन 71 आईपीसी का थर्ड पॉइंट है वो एक अलग बात कर देता है। वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन एक ऑफेंस कर रहा है और वो ऑफेंस करता गया और वो एक डिफरेंट ऑफेंस कन्वर्ट हो गया, तो जो वो ऑफेंस कन्वर्ट हुआ है वो उसके लिए पनिशेबल होगा। जैसे कि मैं आपको पहले वाला ही एग्जांपल लेकर चलता हूं, नाइफ वाला। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन पे नाइफ से अटैक किया, उसने 5 बार उसको अटैक किया, 5 बार मारा, तो 5 बार उसने मारा और उसकी डेथ कॉज हो गई। जहां पर उसकी डेथ कॉज हो गई तो वहां पर ऑफेंस कौन सा हुआ? आपके माइंड में अभी क्या आएगा कि सर उसका ग्रीवियस हर्ट भी हो गया, उसका मर्डर भी हो गया, तो 2 चार्जेस लगाएंगे आप। लेकिन नहीं, यहां पर सेक्शन 71 का थर्ड क्लॉज ये बोलता है कि जहां एक ऑफेंस करते करते वो ऑफेंस कंप्लीट, उसे वहीं ना छोड़कर उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो एंड है वो टोटली डिफरेंट निकला। हर्ट का एंड क्या है? उसे चोट लगी रह गई, ये हर्ट का एंड है। डेथ का क्या है? ग्रीवियस हर्ट हुआ और डेथ कॉज हो गई, तो वहां पर चार्ज कौन सा लगेगा? सिर्फ 302 का। सिर्फ मर्डर के लिए वो पनिशेबल होगा, ना कि ग्रीवियस हर्ट के लिए, क्योंकि जो सेक्शन 71 का क्लॉज 3 है वो हमें इस बात से टोटली क्लियर कर देता है। तो गाइज यहाँ से हमारा सेक्शन 71 में उम्मीद करता हूँ आपको कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी से। तो देखिए, इसके बाद का हम रीड करते हैं कि यहाँ बोलते हैं सेक्शन 31 का कि शुरू से रीडिंग करते हैं 31 की। वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेज, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेज। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आते हैं आगे। टू द सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देयर ऑफ which such court is competent to inflict such punishment when consisting of imprisonment of commence of one after the expiration of the other in such order as the court may direct unless the court direct that such punishment shall be run concurrently। इतना बड़ा पहरा मैंने पढ़ दिया, कन्फ्यूज़न हो गई होगी आपको, समझ सकता हूँ, लेकिन इस सारी कन्फ्यूजन को अब मैं दूर कर दूंगा। देखिए, यहाँ जो इन्होंने बात की है, ये सेक्शन 31 जो है सीआरपीसी का, ये पॉइंट जो हमारा इस बात से डील करता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे 2-3 ऑफेंस हुए हैं। 2-3 ऑफेंस कैसे हुए हैं? एक बार एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक पर्सन है,
वो एक घर के अंदर चोरी करने के लिए एंटर करता है। चोरी करने के लिए एंटर किया, दरवाज़ा तोड़ा, लोगों को मारा, चोरी कर ली, सामान ले गया। काफ़ी कुछ हो गया स्टोरी में। क्या क्या हुआ? हाउस ब्रेकिंग हुई, प्रॉपर्टी में ट्रेसपास हो गया, पब्लिक को मारा, हर्ट हो गया, चोरी की, थेफ्ट हो गया सारे ऑफेंसेस। तो यहाँ क्या होगा? सीआरपीसी क्या बोलती है? सभी को अलग ट्राई करेंगे। हाउस ब्रेकिंग का अलग, हर्ट का अलग, थेफ्ट का अलग, 3 ऑफेंसेस अलग ट्राई होंगे। तीनों की पनिशमेंट अलग दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो थेफ्ट है सिर्फ उसी को ले लो क्योंकि एक जो एंड निकला है वो थेफ्ट ही है। नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। तीनों अलग से डील किए जाएंगे। घर के अंदर एंटर करना, मारना, चोरी करना। लेकिन अब क्या कहती है सीआरपीसी कि उन तीनों ऑफेंसेस को आप कंसेक्यूटिवली ट्राई करेंगे। कंसेक्यूटिवली मतलब यहां पे इन्होंने लिख दिया वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर। वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर का मतलब है कि जब एक की पनिशमेंट खत्म हो जाएगी तब दूसरे की शुरू होगी, जब दूसरे की खत्म हो जाएगी तो तीसरे की शुरू होगी। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन डाल दी उन्होंने, एक जुडिशियल पावर दे दी जजेस को कि अगर जज चाहे, कोर्ट चाहे तो उसे कंकरेंटली चला सकती है। तो क्या हो गया कि अगर जज की मर्जी है, उसे लगता है कि इस ऑफेंडर की जो तीनों पनिशमेंट्स है इसे मैं कंकरेंटली चला दूं कि एक साथ चलेंगी, तो वो एक साथ चल जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए हाउस ब्रेकिंग का है, उसे 1 साल की सज़ा हुई। उसे हर्ट का है, उसे 6 महीने की या 1 साल की ही उसी में सज़ा हुई। थेफ्ट किया उसने, उसे 3 साल की सज़ा हो गई। तो कितना हुआ? 1 + 1 + 3 टोटल 5 ईयर्स हो गया। या तो वो 5 साल कैसे चलेगा? पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। या फिर जज क्या बोलेगा कि आपकी कंकरेंट चल रही है, आप आज से शुरू करेंगे और 3 साल ही वो रहेगा क्योंकि 3 साल के अंदर 2 साल कवर हो जाएंगे। और वहाँ पर एक, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फिर मैं आपको ये बात बताऊंगा। चलिए सेकंड पॉइंट ये बोलता है, इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before the higher court। ये पॉइंट मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसको मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, इससे पहले एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। अब जब मैंने आपसे बात कर दी कि ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस हो जाएगा, सारे कंकरेंट हो जाएंगे या कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, तो यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ था। वो आया था लाइफ इंप्रिजनमेंट को लेकर। लाइफ इंप्रिजनमेंट को लेकर यहां पर क्या पॉइंट आया कि अगर किसी पर्सन को एक ऑफेंस के अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट 2 या 3 बार दे दी गई, तो उसकी वो जो पनिशमेंट है वो कंकरेंट चलेगी या कंसेक्यूटिव चलेगी। आपके माइंड में एक जनरली एक थॉट अब आ रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं आप, ये वो तो ऑब्वियसली कंकरेंटली चलेगी क्योंकि कंसेक्यूटिव तो वो चल ही नहीं सकती, क्योंकि एक पर्सन की जो लाइफ है वो एक ही बार होती है, वो बार बार उसकी पनिशमेंट कैसे देंगे आप। बिल्कुल ठीक है आपकी सोच, लेकिन इस सोच को हम लीगलाइज करेंगे। अभी लीगलाइज कैसे करेंगे? इसे हम केस लॉज के थ्रू। देखिए इसका एक बहुत ही बड़ा केस लॉ है। वो कौन सा है? केस लिखिएगा आप, मुथुरामलिंगम वर्सेस स्टेट प्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस का है। 19 जुलाई 2016 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये जजमेंट है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्वेश्चन आया कि अगर किसी पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी तो क्या उसकी वो कंसेक्यूटिव होगी या वो कंकरेंट होगी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पे बिठा दिया, तो इतनी क्या इंपॉर्टेंस आ गई इस बात को लेकर? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए आ गई क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास 4 जजमेंट आई। वो 4 जजमेंट जब आई उसमें से 2 कहती हैं कि वो कंसेक्यूटिव होंगी और 2 कहती हैं कि वो कंकरेंट भी होंगी। वो जजमेंट कौन कौन सी थी एक बार वो लिख लें आप। देखिए, एक थी कमला नाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005 की सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी थी सनावल्ला खान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 सुप्रीम कोर्ट की।
जो ये तो जजमेंट है, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 31 है वो क्लियर करता है कि कोई भी सेंटेंस हो वो कंसेक्यूटिव ही चलेगा, और वहाँ पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई तो वो कंसेक्यूटिव होंगी। लेकिन उसके इन दोनों के अपोजिट में हमारे पास 2 और जजमेंट आती हैं, वो लिखें आप कौन कौन सी। वो है ओम चिराई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की 2015 सुप्रीम कोर्ट की है, और दुर्योधन राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2015 सुप्रीम कोर्ट की है। ये 3 जजेस बेंच की हैं दोनों। यहाँ पर ये क्या कह दिया कि जहाँ पर एक पर्सन की लाइफ एक ख़त्म हो गई तो उसको आप दूसरी या तीसरी लाइफ के अंदर पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं। तो ये जब क्वेश्चन उठा तो वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक चला गया, जो कि मैंने आपको ये केस बताया था मुथु रामालिंगम वाला। तो यहाँ पर जब ये सेक्शन 31 की बात आई तो सेक्शन 31 को लेकर उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि सबसे पहला जो इसका इसेंशियल ग्राउंड है सेक्शन 31 का, वो ये है कि जो पर्सन कन्विक्टेड है वो एक ही ट्रायल के अंदर होना चाहिए, और दूसरा जो पॉइंट बताया है कि उसके 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस होने चाहिए, तभी सेक्शन 31 लगेगा। अगर ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तभी सेक्शन 31 की जो है एप्लीकेशन आएगी। और जब हम यहाँ पे इस बात को लेकर आए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास इसके लिए एक प्रॉपर सेक्शन है। वो सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन है 427 का। जो सेक्शन 427 है उसका जो क्लॉज 2 है वो हमें क्लियर करता है। उसकी वर्डिंग एक बार पढ़ेंगे सेक्शन 427 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा जुडिशरी में इंटरव्यू के लिए और हमारे LLB के लिए अगर आप ये पेपर में भी मेंशन करते हैं तो आपका जो पेपर का आंसर होगा वो एक टोटली एक अलग लेवल पर चला जाएगा। देखिए सेक्शन 427 का जो क्लॉज 2 है वो बोलता है व्हेन अ पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज सेंटेंस ऑन ए सब्सिक्वेंट कन्विक्शन टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, द सब्सिक्वेंट सेंटेंस शैल रन कंकरेंटली विद सच प्रीवियस सेंटेंसेस। यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर 427 के क्लोज 2 के अंदर बहुत ही मेजर वर्डिंग यूज्ड है। आपको वर्ड्स पढ़ने आने चाहिए फ्रेंड्स, वर्ड्स पे स्ट्रेस किया कीजिए। एक एक वर्ड को समझेंगे तो आपको लॉ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, आप सबसे अलग निकलेंगे, बहुत ही टैलेंटेड वकील बनेंगे आप, बहुत ही गुड वर्क करेंगे आप, जस्टिस प्रोवाइड रियली आप कर पाएंगे पब्लिक को। ये जो पॉइंट 2 है इसके अंदर जो वर्डिंग यूज़ करी है ये बोलता है कि जो अगर एक पर्सन इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के अंदर है और उसके बाद अगर उसे कोई टर्म इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। टर्म इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या हुआ? टर्म इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी लिमिट दी गई हो। टर्म वर्ड जो है ये ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को लोग भूल जाते हैं, इसे पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट पढ़ लेते हैं, टर्म का मतलब ध्यान नहीं देते। लेकिन टर्म वर्ड भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो जो ये टर्म इम्प्रिजनमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, अगर उसे टर्म इम्प्रिजनमेंट दे दी या दोबारा से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी तो वो कंकरेंटली चलेंगी। तो वो क्या चलेंगी? कंकरेंटली चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये बोल दिया है कि द सब्सिक्वेंट सेंटेंस शैल रन। कौन सा वर्ड? शैल, में नहीं है। यहाँ से ये बाउंड करता है कि वो कंकरेंटली ही चलेंगी। तो यहाँ से इस लाइन को उठा के, शैल वर्ड को उठा के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब हमारे पास एक परफेक्ट लॉ है इस चीज़ के ऊपर तो हमें वो ही लेके चलना है। तो 427 क्लोज 2 को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कंकरेंटली ही चलेंगी। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, वो ये है कि अगर वो कंकरेंटली चलेंगी तो क्या होता है कि एक पर्सन 14 साल के बाद पैरोल पर छूट जाता है। जब वो उसकी कम्यूट हो गई इम्प्रिजनमेंट, देखिए कम्यूट कहाँ होती है कहाँ नहीं होती, ये समझ लीजिए, कहाँ होती है वो उसके अपोजिट है, कहाँ नहीं होती वो नहीं होती रेप के ऑफेंसेस में। क्योंकि जो रेप का ऑफेंसेस है वहाँ पर जो वर्डिंग यूज्ड है वो ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन। टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन मीन्स कि उसे वहाँ पर जो है कम्यूटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो मिनिमम पनिशमेंट गिवन है वो है 20 साल की।
और 14 साल में आप कैसे उसे कम्यूट कर सकते हैं जहां पर एक ऑफेंस के अंदर 20 साल की मिनिमम पनिशमेंट है। ये बात आपको एक बहुत ही मेजर है। ये यहां से आपको ये समझ आएगा कि इंटरलिंकिंग क्या होती है लॉज की, कौन सा सेक्शन कहां कहां से जाकर जुड़ता है, कौन सी इम्प्रिजनमेंट जुड़ती है, क्या सेंटेंस होता है, कैसे कम्यूट होगी, ये सब आपको समझ आने लग जाएगा अगर आप लॉ का एक एक वर्ड पकड़ेंगे। तो ये था आपको जो मैंने जजमेंट बता दी। तो यहाँ पे जो मैं आपको कम्यूटेशन की बात बता रहा था वो ये थी कि अगर एक पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है और उसकी एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूटेशन हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं निकलेगा कि उसकी बाकी 2 में भी कम्यूट हो जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं है, उसे हर एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर कम्यूटेशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे पास एक केस है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। केस है, लिखिए आप, रंजीत सिंह वर्सेस यूटी ऑफ चंडीगढ़। रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें यही हेल्ड हुआ है। तो यहाँ से हम आते हैं अब 31 के क्लॉज 2 पे, जो मैंने बोला था कि आपको बाद में बताऊँगा। देखिए जो सेक्शन 31 का क्लॉज 2 है, ये बोलता है कि जो एक जजेस हैं उनके कुछ पावर्स हैं, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक पिछली वीडियोस मैंने बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स की, क्लासेस ऑफ कोर्ट, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पावर्स होती है। पावर पे भी मुझे वीडियो बनानी है, आई नो, बनाऊंगा मैं, उसके ऊपर भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो पावर्स के लिए क्या है कि जैसे हमारे JM2C हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उनकी पावर कितनी है 1 साल तक की, और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है 3 साल की। लेकिन CJM की कितनी है, CJM की है 7 साल की। और उसके बाद जो सेशन जजेस हैं उनकी है 10 साल, एडिशनल सेशन जज है जो, उनकी है 10 साल की। सेशन जज की पावर लिमिटेशन कोई नहीं है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकते हैं। एक बात और बता दूं आपको, सेशन जज जो होते हैं वो डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट से कंफर्म होती है। लेकिन जो हाई कोर्ट है उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो अनलिमिटेड होती ही हैं, क्योंकि ये जुडिशियल बॉडीज़ हैं, ये सेपरेटली अपनी काम करती हैं, इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। देखिए जो इसका प्रोवाइडेड है वो ये है, सेकंड पॉइंट में ये बोल दिया कि एक जो वो जज है वो अपनी पावर से अगर ज़्यादा पनिशमेंट देता है तो उसे हायर कोर्ट से कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड कहाँ कितनों के बाद कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए उन्हें। वो क्या है, इन नो केस शैल पर्सन बी सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स, और दूसरा, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। तो यहाँ पर जो ये बात बोल दी वो ये कह दी सबसे पहली कि वो जो है अगर वो जो पनिशमेंट करते हैं, कौन सी, कंसेक्यूटिव में, वो 14 साल से ज़्यादा की ना हो जाए उनकी लिमिटेशन से। जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि भाई हमारा एडिशनल सेशन जज है, तो वो अगर कंसेक्यूटिव पनिशमेंट देता है तो उसकी लिमिटेशन कितनी है 10 साल की। अगर उसकी कंसेक्यूटिव बन रही है 15 साल की तो वो कितनी दे सकता है, 14 साल मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर जो एक सेकेंड पॉइंट डाल दिया वो ये कह दिया कि जो कोर्ट की अपनी पावर है वो कितनी कर सकती है, उससे डबल। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो हैं उनकी लिमिटेशन कितनी है 1 साल की, तो डबल कितना हुआ 2 साल वो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव दे सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब हम आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कितनी है 3 साल की, तो वो कितनी दे सकते हैं 6 साल। और हम आते हैं CJM पर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, उनकी कितनी होती है 7 साल की, और उनकी डबल कितनी हो गई 14 साल, जो कि एक लिमिटेशन के अंदर आ गई। और जो इसके अंदर जो 4th पॉइंट हमारा आता है, जो चौथी जो हमारी पावर आती है वो आती है एडिशनल सेशन जज की, उनकी होती है 10 साल। तो डबल कितनी हुई, डबल हो गई 20 साल। तो 20 साल तो कहीं नहीं लिखा, लिमिटेशन कितनी लिख दी 14 साल की। कहाँ पर, पॉइंट ए में। पॉइंट ए में क्लियर कर दिया कि वो जो डबल हो रही है दूसरे क्लॉज में, वो डबल होकर भी 14 से ऊपर ना जाए। तो यहाँ से ये जो है सेकंड क्लॉज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं थर्ड पे, फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस पास अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिंगल सेंटेंस। तो ये सिंपल सी बात है, आप पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी।
कि वो जो सेंटेंस हुई है वो सिंगल सेंटेंस मान लिया जाएगा कि एक ही ऑफेंस ट्रायल में हुआ है। ये एक कॉमन बात है जो कि मैंने आपको अभी तक बता दी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि जो आपको सेक्शन 31 है, रेड विद 71, रेड विद, और कौन सा सेक्शन था, 427 क्लोज 2, जो कि मैंने आपको केस बताया है, ये आपने नोट कर लिया होगा मुथुरामालिंगम का, और यहाँ से आपने इसके कंप्लीट नोट्स बना लिए होंगे और आपको एक एक वर्ड उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।